तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप होता क्या है, ग्रुप क्या है, परिभाषित कीजिए, इनके नियम लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ग्रुप होता क्या है। ग्रुप एक ऐसा, माना हमने कोई जी हमारा जो है वह ग्रुप कहलाएगा यदि वह कोई आरिक्त समुच्चय है। आरिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई अवयव प्रेजेंट हो, वह बिल्कुल खाली ना हो। आरिक्त मतलब उसमें कुछ ना कुछ फिल हो, भरा हुआ कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें हैं। सो वह कहलाएगा आरिक्त समुच्चय। तो माना जी एक आरिक्त समुच्चय है जिस पर जो द्विचर संक्रिया है, जिस पर द्विचर संक्रिया बोले तो गुणन संक्रिया हो सकती है, धनात्मक संक्रिया, योगात्मक संक्रिया हो सकती है, डिवीजन संक्रिया हो सकती है और ऋणात्मक संक्रिया हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे गुणन और योगात्मक को ही अध्ययन करेंगे। सो यहाँ पे या तो हमारे कोर्स में हम हमेशा गुणन लेंगे या फिर धनात्मक योगात्मक संक्रिया हम लेंगे। सो संक्रिया ओ से परिभाषित है, तब बीजीय संरचना जीओ एक समूह कहलाता है यदि वह निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। कैसे? संबरक अभिग्रहित को। माना जी के अवयव संक्रिया ओ के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं। अर्थात अगर हम माने कि जी कोई आरिक्त उपसमुच्चय है जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिसके दो एलिमेंट हैं ए और बी, दो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। माना है हमने यहाँ पे क्या है कि हमने माना है कि हमारा जो एक जी एक समुच्चय है जिसमें निम्न एलिमेंट है ए बी सी डी, जो कि प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम माने कि ए बी सी डी कोई प्राकृत संख्या है, ओ का एक समुच्चय है जी, तो इसमें हमने क्या बोला है, यदि ए और बी जो हैं, यदि ए और बी जो हैं अवयव होंगे जी के, तो इनका जो गुणनफल होगा, या तो आप गुणन कर लीजिए या फिर योग कर लीजिए। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी ही होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वह भी जी पे प्रेजेंट होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। अगर हम माने 2 और 3 प्राकृत संख्या होती है गाइस, सो इनका जो ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 5 होता है तो 5 भी एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, जी है। सो यहाँ पे संख्या योग के सापेक्ष यह संतुष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार अगर संख्या गुणन के सापेक्ष हम देखें कि ए और बी अगर एलिमेंट हैं जी के, सो ए डॉट बी भी एलिमेंट होगा जी में। अगर हम 2 और 3 का फिर से एग्जांपल लें और 2 और 3 अवयव हैं अगर जी के, तो 2 इंटू 3 जब हम करेंगे 2 इंटू 3, तो वह भी एलिमेंट जो होगा हमारा 6, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे गाइस इक्वल में, तो यह भी प्रेजेंट होगा जी में, जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार से जो हमारा संबरक नियम है वह संतुष्ट हो जाएगा। सो वही भी यहाँ पे बोला गया है, संबरक अभिग्रहित जी के अवयव संक्रिया ओ जो है यहाँ पे गुणन भी हो सकता है और योग भी हो सकता है। तो आप यहाँ कोष्टक में गुणन या ओ लिख सकते हैं अपने आंसर को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए, कि सापेक्ष संबरक नियम का पालन करते हैं। अर्थात ए और बी अगर अवयव हैं जी के लिए, तो ए ऑपरेशन बी भी जो होगा वह भी अवयव होगा जी का। सो जो संबरक नियम है वह संतुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार साहचर्य नियम अगर हम देखें, अगर जी के अवयव संक्रिया ओ के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो एलिमेंट अगर हम देखें जी में ए बी सी जो कि प्राकृत संख्या है, अगर वह एलिमेंट है जी में, तो अगर आपको मालूम होगा साहचर्य नियम में क्या होता है, अगर हम 3 एलिमेंट लें ए बी सी जो कि अवयव हैं जी में, सो इनका अगर हम साहचर्य नियम देखें तो ए, अगर हम संक्रिया गुणन के सापेक्ष योग के सापेक्ष देखें तो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ए के साथ ए और बी को एक कोष्टक में जोड़ देंगे और सी को बाद में जोड़ेंगे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस होगा, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वह इक्वल आएगी। इसी प्रकार अगर हम संख्या गुणन के सापेक्ष अगर हम देखें तो ए डॉट बी डॉट सी, अगर हम इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें और जो वैल्यू आई उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो वही वैल्यू प्राप्त होगी जब हम ऐसा करेंगे। ए डॉट बी अगर हम कर दें और बाद में हम सी का मल्टीप्लाई करें, तो भी जो है इन दोनों की जो वैल्यू होगी वह बराबर होगी। सो यह होता है संबरक नियम, सॉरी गाइस, यह होता है साहचर्य नियम। इसी प्रकार आप यहाँ पे ए के स्थान पे 1 2 कुछ भी रख के प्राकृत संख्याओं, जैसे कि हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, और फिर जब हम बाद में उसमें 4 को गुणा करते हैं
2, 3 और 4 अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी के स्थान पे, तो जो जब हम 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौक 12 और फिर 12 दूनी 24, अगर हम फिर बाद में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और वहाँ भी एक प्राकृत संख्या है, अतः जो संबरक सहचर्य नियम जो है वह हमारा संतुष्ट हो जाता है। संक्रिया योग और गुणन के सापेक्ष दोनों तरीके से आप देख लेंगे। सो जी के अवयव संक्रिया ओ के सापेक्ष सहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए बी सी अगर अवयव हैं जी के, सो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो होगा, जो वैल्यू आएगी वह भी बिलोंग करेगा जी में। तो हमारा जो सहचर्य नियम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वह संतुष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर तत्समक नियम भी फॉलो होता है। तत्समक नियम क्या होता है, माना हमने कि ए बी सी जो है संख्याओं का समुच्चय है जी, जी में ए बी सी डी एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हम इसका कोई एक अवयव लेते हैं ए अगर अवयव है जी के लिए, तो इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, जो कि जी ए में इस प्रकार से अस्तित्व रखेगा कि जब हम उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ए में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर योग करते हैं तो वैल्यू हमें ए ही प्राप्त होगी। हमेशा याद रखिएगा गाइस, जब भी गुणन की बात करें, गुणन संक्रिया के सापेक्ष जब भी बात होगी तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और अगर योग संक्रिया की बात होगी तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। सो अगर हम मानते हैं ए अवयव है जी के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई अवयव है जी का, जी इस प्रकार ई का अस्तित्व होगा गाइस कि ई डॉट ए अगर हम करें या ए डॉट ई हम करें तो हमें ए ही प्राप्त होगा। अब हमने देखा है कि गुणन हो रहा है यहाँ पे, और गुणन के सापेक्ष हमने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रखा है, हमेशा 1 ही रखा जाएगा। सो 1 इंटू ए करो या ए इंटू 1 करो, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ए के सापेक्ष जो है ए ही प्राप्त होगा, 1 के सापेक्ष ए ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम योग संक्रिया के सापेक्ष देखें तो 1 प्लस ओ 0 कर दो या फिर 0 प्लस 1 ए कर दो, वैल्यू हमें ए ही प्राप्त होगी जो कि बिलोंग करेगी जी में। सो योग के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा और गुणन के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और जो बिलोंग कर रहा है ई का जो अस्तित्व होगा इस प्रकार कि ए ई डॉट ए करें या ए डॉट ई करें ए प्राप्त होगा, या फिर हम योग में अगर हम इसको देखते हैं तो ए प्लस ओ कर 0 करें या फिर 0 प्लस ए करें, आपको ए ही प्राप्त होगा। सो योग के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ 0 हो जाएगा और गुणन के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और यहाँ बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका अस्तित्व होगा, तो आइडेंटिटी नियम क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। सो वही यहाँ पे बोला गया है कि सभी ए अवयव है जी के लिए यहाँ एक अवयव ई अवयव है जी का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि ए ऑपरेशन ई करो या ई ऑपरेशन ए करो ए ही प्राप्त होगा। तो अवयव ई अवयव है जी का, जो अवयव ई है जो कि अवयव जी का एक अवयव है, को संक्रिया गुणन के सापेक्ष जी का एक तत्समक अवयव कहते हैं हम। यहाँ पे क्या है ई, तो एक तत्समक अवयव है संक्रिया ओ, यहाँ पे गुणन भी हो सकता है और योग भी हो सकता है। गुणन संक्रिया के सापेक्ष या योग संक्रिया के सापेक्ष एक तत्समक अवयव कहते हैं। सो अब यहाँ हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर वह इन तीनों नियम को फॉलो करता है, संबरक नियम, सहचर्य नियम, तत्समक नियम, अगर इसके बाद वह प्रतिलोम नियम का भी पालन करेगा समुच्चय, तो वह क्या ग्रुप कहलाएगा। तो प्रतिलोम नियम क्या होता है, अगर हम माने प्रत्येक ए अवयव है जी के लिए यहाँ एक अवयव जो होगा ए डेस, जो कि एडिस अवयव है जी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि अगर हम ए का जो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व इस प्रकार होगा कोई भी एलिमेंट ए के लिए कि उसके साथ जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। जैसे कि हमने योग के सापेक्ष अगर देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें 0 प्राप्त हो रहे हैं। सो हम योग के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं तो जो भी हम प्रतिलोम अवयव लेंगे, जैसे ए का जो प्रतिलोम अगर हम कुछ लेते हैं तो अगर हम योग के सापेक्ष देखें तो हमें 0 वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए जब हम ऑपरेशन उसमें लगाएं, या फिर हम गुणन के सापेक्ष देखें तो उसमें हमें 1 वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए जब हम ऑपरेशन लगाएं। कैसे हम देखते हैं,
सो प्रतिलोम नियम के लिए कैसे हैं गाइस? प्रतिलोम नियम के लिए हम यहाँ पे मान लेंगे, माना ए अवयव है जी का के लिए एक प्रतिलोम अवयव, एक गाइस थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो ए अगर हम एलिमेंट लेते हैं जो कि जी का कोई अवयव है के लिए, अगर हम प्रतिलोम अवयव लेते हैं, कोई प्रतिलोम अवयव इसका जो है एडेस है, वहाँ भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रत्येक समूह का प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक समूह में किसी का भी जो अवयव होता है उसका प्रतिलोम भी उसी में बिलोंग करता है। यह एक प्रॉपर्टी है गाइस। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एक स्वतः अवयव होता है। सो जो ए है, अगर हम मानते हैं ए अगर 2 है तो इसका अगर हम 2 का प्रतिलोम देखेंगे, संक्रिया योग के सापेक्ष -2 होगी। अगर हम 2 प्लस -2 करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन संक्रिया के सापेक्ष देखें, अगर हमारा ए जो है वह 2 है तो गुणन संक्रिया के सापेक्ष इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इसका जो प्रतिलोम होगा गुणन संक्रिया के सापेक्ष 1/2 होगा। प्रतिलोम ए का प्रतिलोम गुणन संक्रिया के सापेक्ष, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 × 2 तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। तो गुणन के सापेक्ष हमें 1 प्राप्त हो रहा है और योग के सापेक्ष हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है जब हम इनके इन्वर्स प्रतिलोम का इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। योग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब गुणन के सापेक्ष, और योग कर रहे हैं जब हम गुणन योग के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्रतिलोम माइनस आएगा, और जब हम गुणन के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिलोम अवयव है वह अभिन्न के रूप में आते हैं। सो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। सो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक ए अवयव है जी के लिए यहाँ एक अवयव ए डेस अवयव है जी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए ऑपरेशन ए डेस या फिर ए डेस ऑपरेशन ए जब हम करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है, जहाँ पे जो ए है वह क्या है? अवयव ए डेस अवयव जी को संक्रिया ओ के सापेक्ष ए का प्रतिलोम अवयव हम इसे कहते हैं, तथा जो एडेस होता है को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। जो एडेस है उसको ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम अवयव से व्यक्त करते हैं। सो गाइस, अगर कोई भी जो समुच्चय है वह इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, संबरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम और प्रतिलोम नियम। नियम को हम अभिग्रहित भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अभिग्रहित वर्ड का भी यूज़ किया गया है। सो आप नियम यूज़ करें, अभिग्रहित यूज़ करें, सेम है। सो अगर वह इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह समूह कहलाएगा। आई होप आपको समूह की परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।